नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर सामने आ रही है। पीएम मोदी की बाइडेन के साथ बैठक में द्विपक्षीय रिश्तों की मजबूती पर जोर। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले ओवल कार्यालय में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वैसे तो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं की कई बार फोन पर बातचीत हुई है, लेकिन ये पहली बार था जब दोनों नेताओं ने आमने सामने बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा, मौजूदा दशक में भारत और अमेरिका एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मैंने काफी पहले ही बता दिया था कि आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका सबसे करीबी देश होंगे। आपको बता दें, बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ शानदार बातचीत हुई। महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर उनका नेतृत्व प्रशंसनीय है। हमने चर्चा की है कि कैसे भारत और अमेरिका विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाए और कोरोना महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे प्रमुख चुनौतियों से पार पाने के लिए मिलकर काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दोस्ताना संबंध चाहता है तालिबान। कहा, किसी के खिलाफ नहीं होने देंगे अफगान की धरती का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जुड़ना चाहता है। नवगठित तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा है कि उनका देश पड़ोसी और क्षेत्रीय देशों समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दोस्ताना संबंध चाहता है। आपको बता दें, सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार मुत्ताकी ने गुरुवार को काबुल में एक कार्यक्रम में ये भी कहा कि नया प्रशासन किसी का अफगान धरती का इस्तेमाल किसी के खिलाफ करने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने कहा, शांतिपूर्ण स्थिर अफगानिस्तान पड़ोसी देशों, क्षेत्र और विश्व हित में है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर बहुत दबाव डालने से किसी को फायदा नहीं होने वाला। आपको बता दें कि तालिबान के तकरीबन पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण के बाद 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था। इस महीने की शुरुआत में नई सरकार का गठन किया गया, लेकिन अभी किसी देश ने इसे मान्यता नहीं दी है। तालिबान में समावेशी सरकार बनाने का वादा किया था, लेकिन एक भी महिला को जगह नहीं दी है। महंत की मौत के 16 राजदार, नरेंद्र गिरी के शिष्य और सेवादार सीबीआई की रडार पर। मठ से जुड़े नेता और पुलिस अफसर भी जांच के दायरे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई महंत से जुड़े 16 किरदारों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। इनमें महंत के कथित उत्तराधिकारी बलवीर गिरी से लेकर उनके शिष्य आनंद गिरी तक का नाम शामिल है। साथ ही पुलिस के कुछ अफसर और कुछ राजनेता भी सीबीआई की जाँच सूची में है। महंत नरेंद्र गिरी का शव 20 सितंबर को शाम संदिग्ध हालत में फंदे पर लटका हुआ मिला था। संत समाज का कहना है कि महंत ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उनकी हत्या की गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 सितंबर की रात इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी। सीबीआई के जांच के घेरे में मठ से जुड़े अहम किरदार हैं। आपको बता दें, जिन शिष्यों पर महंत की विशेष कृपा रही उनसे भी पूछताछ होगी। महंत नरेंद्र गिरी पर उनके शिष्य आनंद गिरी से आरोप लगाया था। उन्होंने अपने ड्राइवर विपिन सिंह को आलीशान मकान दिलाया था। जौनपुर का रहने वाला अभिषेक मिश्रा महंत नरेंद्र गिरी का गनर था। अब अभिषेक भी करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, जबकि वे एक समान पृष्ठभूमि का है। अभिषेक के एक बड़ी संपत्ति का मालिक महंत जी के संपर्क के आने के बाद ही बना। महंत ने अपने विद्यार्थी रामकृष्ण पांडे की आलीशान मकान दिलाने के साथ ही बड़े हनुमान मंदिर में दुकान दिलाई थी। विद्यार्थी विवेक मिश्रा के नाम जमीन खरीदने के साथ उसका मकान बनवाया था। मठ में ही रहने वाले मनीष शुक्ला को करोड़ों रुपए का मकान दिलाने के साथ आनंद गिरी की फॉर्च्यूनर उसके नाम कराई थी। इसके साथ तरह मिथिलेश पांडे को भी आलीशान मकान बनवा कर दिया था। ये सभी शिष्य अब सीबीआई की रडार पर हैं। मौत से पहले 18 लोगों से महंत ने की थी बातचीत। प्रयागराज पुलिस की केस की डायरी में भी जांच में शामिल। यूपी के बेरोजगारों को हुनरमंद बनाएगी योगी सरकार। प्रशिक्षण के साथ मिलेगी स्वरोजगार की सौगात। जी हाँ दोस्तों, धान और खाद्य प्रशिक्षण संस्थान की ओर से आपको न केवल निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि स्वरोजगार के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग की ओर से स्वरोजगार के लिए अनुदानित ऋण भी दिलाया जाएगा। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से मौसमी फलों को संरक्षित करने के साथ मुरब्बा, सॉस, जैम, जेली बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 सप्ताह के प्रशिक्षण के उपरांत युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
आलमबाग, अलीगंज एवं सप्रू मार्ग पर प्रशिक्षण केंद्र बने हैं, जहां प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के लिए युवाओं को जिले के जिला उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी कार्यालय से संपर्क करना होगा, जब उनके माध्यम से योजना का लाभ लिया जा सकता है। विभाग की ओर से समय समय पर अल्प अवधि के कोर्स भी संचालित होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबरें देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पीलीभीत पहुंचकर वरुण गांधी बोले, कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का मैं पूरे तरीके से दूंगा साथ। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर किसान आंदोलन के पक्ष में अपनी बात रखी है। दरअसल वरुण गांधी 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ेपुरा गुरुद्वारा पहुंचकर सिख किसानों के साथ माथा टेका। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं। वरुण गांधी ने कहा, मैंने जब भी किसी के साथ अन्याय होते देखा तो हमेशा आवाज उठाई है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि इससे मुझ पर क्या असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अपने संसदीय क्षेत्र के मुड़ीलैसा, गैसू सहित कई गाँवों में वरुण गांधी ने ग्रामीणों को संबोधित भी किया। वरुण गांधी ने अन्ना हजारे के आंदोलन को भी याद दिलाते हुए कहा कि देश के 543 लोकसभा सांसदों में से वे अकेले व्यक्ति थे जो आंदोलन में जाके अन्ना हजारे के साथ बैठ गए और उनका साथ दिया था। वरुण गांधी ने कहा, मैं किसानों का पूरी तरीके से साथ दूंगा। अन्ना हजारे के आंदोलन में मैंने ये नहीं पूछा कि मेरा दल उनके साथ है कि नहीं, लेकिन मेरा दिल उनके साथ है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का बड़ा बयान, जो लोग सेंटर तक नहीं जा सकते उन्हें घर जाकर दी जाएगी वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि जो लोग वैक्सीन केंद्र तक नहीं पहुंच सकते उन्हें सरकार घर पर जाकर कोरोना टीका दिया जाएगा। मलिक ने कहा कि ऐसे लोग जो दिव्यांग है या किसी वजह से टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंचते उनको राज्य सरकार के कर्मचारी घर जाकर टीका देंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने शुक्रवार को कहा कि हम मुंबई और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। अभी तक 50% से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। पहली डोज के बाद दूसरी खुराक भी बड़ी संख्या में दी गई है। ऐसे लोग जो दिव्यांग है या किसी बीमारी के चलते बिस्तर पर है उनको घर जाकर ही टीके दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र भी अब दिव्यांगों को घर जाकर वैक्सीन देने की बात कह रहा है। हमारी सरकार इस पर पहले ही चर्चा कर चुकी है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रावधान कर रहे हैं कि जो लोग टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच सकते उन्हें उनके घर पर ही टीका मिल जाए। मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस, नवरात्रि में जारी करेगी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब में सरकार की कमान चरणजीत सिंह चन्नी को सौंपने के बाद कांग्रेस उत्साहित है। पंजाब में दलित चेहरे पर दांव लगाकर कांग्रेस अब मिशन यूपी में जुट गई है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया फैसले से कांग्रेस के मिशन उत्तर प्रदेश की गति मिली है। कांग्रेस अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में शुरू होने वाले नवरात्रों के दौरान यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी आपको बता दें, इस बार कांग्रेस समय पर उम्मीदवारों की सूची जारी करके पारंपरिक प्रवृत्ति को तोड़ रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने 150 विधानसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों की जांच परख कर ली है। यूपी के कांग्रेस की विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी की ओर से 150 सीटों में से 78 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव रणनीति और संचालन के लिए नियंत्रण कक्ष पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में सीएम धामी की घोषणा, आयुष्मान योजना में मुफ्त होगा किडनी ट्रांसप्लांट का इलाज। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना में अब गोल्डन कार्ड धारक मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट इलाज की सुविधा मिलेगी। जल्द ही आयुष्मान पैकेज में किडनी ट्रांसप्लांट इलाज को शामिल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने पर लाभार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं सूचीबद्ध अस्पतालों को 1 सप्ताह के अंदर इलाज के क्लेम का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें, गुरुवार हरिद्वार बाईपास रोड पर ISTB स्थित एक होटल में आयुष्मान भारत की योजना के 3 साल पूरे होने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री धामी
आयुष्मान योजना के तहत अच्छा कार्य कर रहे 12 अस्पतालों को सम्मानित किया गया। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना दी है। इस योजना का लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी परिवारों को राज्य आयुष्मान उत्तराखंड योजना में शामिल किया गया है। योजना में अब तक 44 लाख अभ्यर्थियों को गोल्डन कार्ड बने हैं। इसमें 3,50,000 लोगों को पंजीकृत अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों का मुफ्त इलाज कराया गया। इस पर 460 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। बिहार में 15 नवंबर से खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र और सरकारी स्कूल। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के मामले लगातार कम होने पर बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 15 नवंबर से आंगनबाड़ी और छोटे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल फिर खुलेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि सभी लोगों को वैक्सीन भी लगाई जाएगी। बीते गुरुवार को बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने यह सभी जिला अधिकारियों को फीडबैक लिया है। इसके बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई। इसमें 15 सितंबर से सभी आंगनबाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों के स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। इसकी जानकारी खुद सीएम ने ट्वीट करके दी। सीएम नीतीश कुमार ने लिखा कि कोरोना महामारी संबंधित प्रतिबंधों को सकारात्मक परिणाम आए हैं। आज स्थिति की समीक्षा कर 15 नवंबर 2021 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों के विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ट्वीट कर लिखा है कि आगामी त्योहारों के दौरान जुलूस तथा भीड़ प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन आदेश निर्गत करेंगे। कोरोना संक्रमण से ज्यादा मामले वाले राज्यों को आने वाले यात्रियों को अनिवार्य कोविड जांच कराई जाएगी। सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार लगातार प्रतिबंधों को ढील दे रही है। इसी के तहत शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने का बड़ा फैसला लिया है। 4 अक्टूबर को महाराष्ट्र में स्कूल खोल दिए जाएंगे। इस बारे में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंजूरी दे दी है। हालांकि स्कूल खोलने के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालन किया जाएगा। महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि कोरोना की वजह से राज्य के बंद स्कूलों को खोलने के लिए राज्य सरकार विभाग ने प्रस्ताव भेजा था। राज्य के कोरोना टास्क फोर्स ने सलाह मशवरे के बाद मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि शहरी भागों में स्कूल 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए खोलेंगे और ग्रामीण भागों में 5वीं से 12वीं तक के वर्गों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। बढ़ते हैं सर्राफा बाजार की ओर, जानेंगे देश में सोने और चांदी के दामों में कितनी गिरावट और बढ़ोतरी हुई। जी हाँ दोस्तों, आज सर्राफा बाजार में सोने के दाम में 297 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 46,375 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत 290 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 60,890 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा। बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की ओर, जानेंगे देश और राज्यों का मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दाब का क्षेत्र हुआ मजबूत और राज्यों में भारी बारिश होने की चेतावनी। आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दाब का क्षेत्र शनिवार को और गहरा हो सकता है। इसके मजबूत होने से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिन में भारी बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को ये संभावना जताई है। उपग्रह और रडार से प्राप्त ताज़ा चित्रों और मौसम निगरानी में पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास क्षेत्रों के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र बनने का संकेत मिला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटे के दौरान ये गहरा असर हो सकता है और अगले 48 घंटे में ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर और उड़ीसा तट की ओर बढ़ सकता है। आपको बता दें, 26 सितंबर को अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुआ और दक्षिण और तटीय उड़ीसा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों भारी से बहुत भारी बारिश होगी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।